दी है। इससे बड़ा दुर्भाग्य लोकतंत्र में कोई नहीं हो सकता है, जहां इलेक्शन कमीशन ने इतनी जिम्मेदारी से सरकारों को बताया कि sweep by the BJP in the state of Madhya Pradesh. Digvijay Singh was in fact obviously seen as somebody who was strategizing for the Congress party in this. अच्छा, या तो इन्होंने कुछ गड़बड़ पहले से कर रखी है कि इनको मालूम है कि हमें 400 मिलने वाले हैं, है कि नहीं? इलेक्शंस हो गए, कोई जीता तो कोई हारा। जून 2024 के पहले बीजेपी सरकार थी भारत में, तब विपक्ष में बैठे हर एक का एक ही कहना था, हमें भाई ईवीएम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। अरे भाई, आपको अगर ईवीएम पे भरोसा नहीं है तो जून में जो रिजल्ट आए इसमें बीजेपी पूरी तरह क्यों नहीं जीती? क्यों बीजेपी को अलायंस में सरकार बनानी पड़ी? यहाँ मैं किसी पार्टी की नहीं साइड ले रही हूँ, मैं बस ईवीएम की बात करने के लिए ही आई हूँ। मेरे मन में कुछ सवाल है, मुझे आशा है कि आपके भी मन में वही सवाल होंगे। तो चलिए बात करते हैं उन सवालों के बारे में। क्या ईवीएम मशीन सचमुच हैक हो सकती है? ईवीएम मशीन के साथ रूलिंग पार्टी सच में छेड़खानी कर सकती है? ईवीएम मशीन किसने बनाई, कब बनाई और ईवीएम मशीन काम कैसे करती है? इन सारे सवालों का जवाब आगे देखते हैं। ईवीएम मशीन का आविष्कार आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर एजी राव और उनके साथी रवि पुरवैया, इनके नेतृत्व में इनकी टीम ने किया है। ईवीएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन, प्योर मेड इन इंडिया। ईवीएम का प्रस्ताव 1977 में रखा गया। ईसीआईएल मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को इन्हें बनाने का काम सौंपा गया। इसके बाद 1980 में जब ईवीएम बन के तैयार हो गए तो सारी पार्टियों को इनका डेमो दिखाया गया। इसके बाद बीईएल मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ईसीआईएल को ईवीएम बनाने का काम सौंपा गया। ईवीएम फर्स्ट टाइम 1982 में केरल में यूज हुआ, लेकिन ईवीएम को लेके कोई कानून न होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने इन चुनाव को खारिज कर दिया और ईवीएम मशीन पर बैन लगा दी। इसके बाद 1998 में ईवीएम मशीन को आम सहमति मिली। 2000 में ईवीएम मशीन्स ऑलमोस्ट हर जगह यूज होने लगे और आज पूरे भारत में ईवीएम मशीन से ही चुनाव होते हैं। चलिए आगे समझते हैं। ईवीएम में कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट और केबल कनेक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वीवीपैट। वीवीपैट ईवीएम के साथ 2014 में जोड़ा गया। लोगों को एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा था कि उन्होंने उनके ही कैंडिडेट को वोट किया है या किसी और को, इसीलिए वीवीपैट जोड़ा गया। वीवीपैट के कारण लोगों को समझ में आता है कि उन्होंने अपने कैंडिडेट को ही वोट किया है, क्योंकि वीवीपैट के अंदर एक पर्ची निकलती है जिसमें आपके कैंडिडेट का फोटो और उसका नाम दिखाई देता है और इसके बाद वो पर्ची उसके अंदर ही स्टोर हो जाती है। दूसरा पार्ट है बैलेट यूनिट। बैलेट यूनिट मतलब इससे हम अपने कैंडिडेट को चुन सकते हैं। और तीसरा पार्ट होता है कंट्रोल यूनिट। इसके अंदर होता है प्रोग्रामिंग एंड डाटा। इसे जो बूथ पे ऑफिसर बैठते हैं वो हैंडल करते हैं। हम जब वोटिंग मशीन के पास जाते हैं वोट करने के लिए, तब वहाँ का जो कंट्रोल पैनल का बटन होता है वो उस ऑफिसर के हाथ में होता है। इसीलिए हम लोग बार बार बटन दबा के बार बार वोट नहीं कर सकते। तीनों मशीन्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। चलिए अब समझते हैं वोटिंग प्रोसेस। जब हम लोग बूथ पे पहुंचते हैं तब हम हमारा आईडी कार्ड वहाँ के जो ऑफिसर्स होते हैं उन्हें दिखाते हैं। वो हमारा नाम लिस्ट में चेक करते हैं। इसके बाद हम हमारे नाम के आगे साइन करते हैं। फिर ऑफिसर हमारी उंगली पे इंक लगा के हमें मशीन की तरफ भेजते हैं। इसके बाद हम बैलेट बटन दबाते हैं और हमारा जो कैंडिडेट है उसे वोट देते हैं। वोट देने के बाद वीवीपैट मशीन में हमने जिस कैंडिडेट को वोट दिया है उसकी एक पर्ची निकलती है और वो पर्ची बाहर नहीं निकलती है, उसी मशीन के अंदर ही गिर जाती है। इसके बाद हमारा जो वोटिंग प्रोसेस है वो खत्म हो जाता है और हम बूथ के बाहर आ जाते हैं। चलिए अब समझते हैं ईवीएम डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। हर स्टेट के हेडक्वार्टर में एक स्ट्रांग रूम होती है जिसकी सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग होती है। इसके अलावा लाइव कैमरा कंटिन्यू चलते रहते हैं। इसी स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीन रखे जाते हैं। स्ट्रांग रूम में जब ईवीएम मशीन रखे जाते हैं तो उसकी जो सिक्योरिटी है वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एसपी और अर्ध सुरक्षा बल के पास होती है। इसके अलावा बाहरी सुरक्षा राज्य पुलिस के पास होती है। ईवीएम मशीन का डिस्ट्रीब्यूशन रैंडमली होता है।
कौन से नंबर की ईवीएम मशीन कौन से बूथ पे जाएगी किसी को पता नहीं होता है। जब ईवीएम मशीन स्ट्रांग रूम में रखे जाते हैं तब वहां पे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एसपी, अर्धसैनिक बल और पार्टियों की जिम्मेदार व्यक्तियां उस स्ट्रांग रूम में होती है। इसके बाद इन सबके सामने स्ट्रांग रूम को लॉक किया जाता है और लाइव कैमरे कंटिन्यू चलते रहते हैं। इसके अलावा बाहरी जो सिक्योरिटी है वो राज्य पुलिस करती रहती है। स्ट्रांग रूम तब खोले जाते हैं जब मशीन्स अपने अपने चुनाव क्षेत्र भेजी जाती है, तब भी सेम प्रोसीजर चलते हैं। चुनाव क्षेत्र में भी स्ट्रांग रूम होते हैं, वहाँ पे भी सेम प्रोसीजर होती है। जब मशीन्स वहाँ पहुँचाए जाते हैं तो वहाँ पे एसपी, डीएम, अर्धसैनिक बल और राज्य पुलिस सारे मिलकर सिक्योरिटी देखते हैं। चलिए इस बात को उदाहरण के साथ समझते हैं। महाराष्ट्र में टोटल 48 चुनाव क्षेत्र है। जब महाराष्ट्र में मशीन भेजे जाते हैं तब महाराष्ट्र का जो भी हेडक्वार्टर चुना जाता है वहाँ के स्ट्रांग रूम में मशीन लाकर रखे जाते हैं। इसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इसके बाद यहाँ से मशीन अपने अपने चुनाव क्षेत्र भेजे जाते हैं और चुनाव क्षेत्र भेजने के बाद वहाँ से सारे मशीन पोलिंग बूथ भेजे जाते हैं, मतलब मतदान केंद्र भेजे जाते हैं। इन ईवीएम मशीन्स में एक यूनिक आईडी होता है और उस यूनिक आईडी पर पर्टिकुलर साइन होती है। जब ये मशीन पोलिंग बूथ पर पहुंचती है तब सारी पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव और एग्जीक्यूटिव मिलकर इसे मैच करते हैं। वोटिंग खत्म होते ही पोलिंग बूथ का जो इंचार्ज है वो सारी पार्टियों को हर मशीन का आईडी और हर मशीन में कितने वोट्स है इसकी जानकारी दे देता है। तो सारी पार्टियों के पास इसकी जानकारी होती है कि मशीन आईडी क्या है और उसमें वोट्स कितने हैं। ईवीएम मशीन सील होने के बाद 2 यूनिक पर्चियां पार्टी और ऑफिसर्स के पास भेज दी जाती है। इसके अलावा ईवीएम मशीन्स के जो यूनिक आईडी होते हैं वो और उनमें कितने वोट्स है इसकी लिस्ट भी सारे कैंडिडेट्स को भेज दी जाती है। इसके बाद बूथ का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो स्टार्ट टाइम और क्लोज टाइम नोट करता है और फिर एक बार स्ट्रांग रूम वाले जो प्रोसेस होती है वो फिर से स्टार्ट हो जाती है। मतलब सेम स्ट्रांग रूम में फिर से ईवीएम मशीन रखी जाती है, सिक्योरिटी उतनी स्ट्रांग होती है, लाइव कैमरा चलते हैं। जब मशीन स्ट्रांग रूम में रखी जाती है तब वहाँ पे डीएम होते हैं, एसपी होते हैं, अर्धसैनिक बल होता है और बाहरी सुरक्षा देखने के लिए राज्य पुलिस होती है। इस तरह फिर से सारी सिक्योरिटी देखी जाती है। जब काउंटिंग के लिए सेल खोलने होते हैं तब फिर से पार्टियों के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वे और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इनकी परमिशन ली जाती है। इनकी परमिशन लेने के बाद मशीन के जो आईडीज होते हैं और वोटिंग जो नंबर्स होते हैं वो मैच किए जाते हैं और इसके बाद काउंटिंग स्टार्ट होती है। काउंटिंग स्टार्ट होने के बाद मशीन के अंदर जो भी वोट्स है, मान लीजिए 10,200 वोट्स है तो फर्स्ट कैंडिडेट को 1,000 मिले, सेकंड को 3,000 मिले, फोर्थ को जो है वो 4,000 मिले, फिफ्थ को 500 मिले, सिक्स वाले को 100 ही मिले। तो ये जो सारी लिस्ट होती है वोटिंग की, किसको कितने वोट्स मिले हैं, ये सब लिस्ट जो पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव वहां बैठे होते हैं वे और प्रिसाइडिंग ऑफिसर दोनों अपने पास ये नंबर्स लिख लेते हैं। इसके बाद सब जगह पर मतलब हर पोलिंग स्टेशन पे जो भी वोट्स हुए हैं तो जो मशीन इकट्ठा हुई है इसके हिसाब से सारे वोट्स एक साथ किए जाते हैं और फिर कौन जीता और कौन हारा इसका फैसला होता है। जब फैसला आता है तो जीतने वाला तो कुछ नहीं कहता, वो तो अपनी खुशियां मनाता रहता है, लेकिन जो हारता है उसके हिसाब से इस बार डेफिनेटली ईवीएम मशीन हैक हुई है। 3 जून 2017 को इलेक्शन कमीशन ने सभी पार्टियों को ये चैलेंज किया था कि किसी भी एक्सपर्ट को लेके आके ये ईवीएम मशीन हैक करके दिखाए, लेकिन किसी भी पार्टी ने ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि अगर पार्टी ये चैलेंज एक्सेप्ट करती और हार जाती तो इससे पार्टी की बहुत बदनामी हो जाती। चुनाव आयोग ने आगे लिखा है कि ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं, दूसरी मशीनों की ही तरह इनमें भी खराबी की आशंका रहती है। खराब मशीनें सुधारने के लिए कारखानों में भेजी जाती हैं। छेड़छाड़ करके किसी विशेष उम्मीदवार के पक्ष में वोटिंग संभव नहीं है। यूएसए में भी ईवीएम मशीन यूज किए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जब वोटिंग होते हैं तब ईवीएम मशीन इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं और वहाँ पे वोटर वोट करने जाता है तो वहाँ बायोमेट्रिक होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे अगर सिम लेने जाते हैं तो हमारा आधार कार्ड देना होता है, आधार कार्ड के थ्रू हमारा पूरा बायोमेट्रिक होता है, सेम चीज़ें यूएसए में होती है। लेकिन
हमारे यहाँ की जो ईवीएम मशीन्स है ये एक्सटर्नली कनेक्टेड है ही नहीं, ना इंटरनेट से, ना वाईफाई से, ना किसी चीज से। चलिए बात करते हैं बैलेट पेपर्स की। हमारे देश की बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिन्हें आज भी भरोसा बैलेट पेपर्स पे है, लेकिन दोस्तों बैलेट पेपर्स के लिए कितने पेड़ काटने पड़ेंगे? क्यों? क्योंकि हमारे देश में 100 करोड़ से ज्यादा वोटर्स है, तो आप समझिए ये बात को। इसके अलावा कितने ज्यादा तादाद में लोग लगेंगे वोट काउंटिंग के लिए। तो आपको लगता है बैलेट पेपर्स ये प्रोसेस आज के ज़माने में सही है? दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।